वेलकम टू सीनियर ऑनलाइन स्टडी। आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास करेंगे। यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स, जो कि रासायनिक बल गतिकी है। जैसा कि आप लोग को पहले इसके बारे में पढ़ा दिया गया था, जैसा कि हम बताए थे आप लोग को फिजिक्स के क्लास में, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, न्यू वर्जन लेके आएंगे, एक नए अवतार में लेके आएंगे। ठीक है, जो कि इससे जो पहले पढ़ाया गया था जो कॉपी पे, उसमें आप लोग को पूरा बता दिया गया था क्लियर में, जो कि फुटेज क्लियर नहीं आने के कारण, ठीक है, स्टूडेंट का कमेंट था कि सर अच्छा से सर दिखाई नहीं देता है, तो आप सर कोशिश कीजिए जो कि क्या हो, थोड़ा अच्छा से दिखाई दे, डिफिनेशन अच्छा से आए समझ में। उस कारण से हम लोगों ने क्या किए, फिर से इसको क्या किए, अपग्रेड किए। ठीक है, कह सकते हैं नए अवतार में आया है, तो इसलिए आप लोग को डिफिनेशन पता होगा। अगर जो नहीं पढ़े हैं उनका क्लास भी हो जाएगा, जो पढ़े हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, दोनों काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट की तुलना में मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का डिफिनेशन एकदम शॉर्ट होता है। ठीक है, और क्लास में ही आप लोगों को क्या किया जाता है, याद करवा दिया जाता है। ठीक है, और जो देख रहे होंगे तो पहले क्या कीजिए, पूरा क्लास को ज़रूर देखें। बीच बीच में हम एक ऐसे ऐसे पॉइंट बताते हैं स्टूडेंट को, कुछ स्टूडेंट को जानकारी नहीं मिल पाती, वो क्या करते हैं, वीडियो को भगा भगा के नोट्स कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। ठीक है, आप जब तक पूरा वीडियो को वॉच नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, क्लास पूरा बढ़िया से नहीं करेंगे, तो आपको कुछ अधूरा ही ज्ञान मिलेगा, पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा। क्योंकि मेन ज्ञान हम लोग टॉपिक के बीच बीच में देते हैं। ठीक है, वीडियो के बीच में आता है या टॉपिक के बाद भी हम कर सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं, लास्ट में, बीच में, कभी भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, क्लास को पूरा ज्वाइन कीजिए। उसके बाद जब सेकेंड टाइम क्या कीजिए, जब कॉपी पे नोट कीजिए, तो आपको जैसा फोन हो भगा भगा के या शुरू से देखना हो उस टाइप से आप कर सकते हैं। शुरू से लेके अंत तक पूरा क्लास को बढ़िया से देखिए, शांति से। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग का चैप्टर चल रहा है यूनिट 4 रासायनिक बल गतिकी, यानी केमिकल काइनेटिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। 5 मार्क्स का क्या होता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी होता क्या है, गति यानी मोशन। ठीक है, स्थिर तो नहीं है। ठीक है, यानी गति यानी मोशन में, यानी कोई भी चीज़ क्या हो, गति में हो। ठीक है, चल रही हो अपने, जो भी उनका स्पीड हो, ठीक है, वो चल रही हो। तो रसायन में भी एक गति होता है, केमिकलों के बीच भी गति होता है। जब रिएक्शन किया जाता है, यानी अभिक्रिया की जाती है, तो कितना मिनट में, कितने सेकेंड में वो रिएक्शन करती है, क्या टाइमिंग लगता है। ठीक है, तो क्या होता है, केमिकलों के बीच भी रिएक्शन होता है, यानी गति के कारण कितनी गति में रिएक्शन करती है, उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। तो वही कह रहा है, केमिकल काइनेटिक्स इज द रासायनिक बल गतिकी, यानी रसायन शास्त्र में भी क्या होता है, रसायन में भी एक गति होता है, मोशन होता है। तो उसी मोशन को क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिफिनेशन क्या कहता है हमारा। रसायन शास्त्र के जिस भाग में हम रासायनिक अभिक्रिया की गति का अध्ययन करते हैं उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। समझ में आ गया, एकदम शॉर्ट डिफिनेशन है। रसायन शास्त्र के जिस भाग में हम रासायनिक अभिक्रिया की गति का अध्ययन करते हैं उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। यानी रसायन में भी क्या होते हैं, केमिकल में भी या तो रिएक्शन होता है, केमिस्ट्री में भी क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो एक रिएक्शन जो होता है, एक किसके कारण होता है, मोशन में होता है, चंद सेकेंड में होता है। ठीक है, उसी के बारे में जब अध्ययन करते हैं, कितना मिनट में किया नहीं किया, उसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं, उसी को रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। समझ में आ गया आगे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं हम लोग। अभिक्रिया की दर या वेग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इजी भी देखेंगे इसका। तो चलिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिकारक की सांद्रता, घटने की दर
और प्रतिफल की सांद्रता बढ़ने की दर को क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। अगर सांद्रता बढ़ेगी घटेगी उसी को क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और इसी डिफिनेशन से मेरा इजी भी निकलेगा। देखिए कैसे निकलता है, एकदम ट्रिक है, ट्रिक। देखिए नोट्स में इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। ये नोट्स याद रहना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। अगर आपको ये याद नहीं रहा तो रेट ऑफ रिएक्शन आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, बस छोटा सा पॉइंट है, दिखने में लग रहा है बड़ा है लेकिन पॉइंट छोटा सा है। ठीक है, बस समझने का फेर है। तो चलिए समझते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, प्रतिकारक की सांद्रता घटता है इसलिए इसमें ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जबकि सांद्रता बढ़ती है इसलिए इसमें धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हमको जानना पड़ेगा प्रतिकारक और प्रतिफल क्या अंतर है, वो चीज़ जानते हैं। जब सांद्रता घटेगा या बढ़ेगा तो उसमें क्या होती है, जब घटेगा तो ऋणात्मक, बढ़ेगा तो धनात्मक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग रिएक्शन से। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके माध्यम समझते हैं। चलिए इजी देखते हैं हम लोग। पहले एक समीकरण लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्या लेते हैं, प्रोडक्ट मेरा बन रहा है C+D। ठीक है, तो देखिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं प्रतिकारक। प्रतिकारक इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रतिफल। रेट ऑफ रिएक्शन में आप लोग को बताया गया था नोट्स में, प्रतिकारक की सांद्रता जब घटती है इसलिए उसमें क्या चीज का प्रयोग करते हैं, ऋणात्मक का। जब प्रतिफल की सांद्रता बढ़ती है तो उसमें क्या करते हैं, धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो चलिए रेट ऑफ रिएक्शन देखिए कैसे निकालते हैं। ये मेरा क्या हो गया, प्रतिकारक और प्रतिफल। तो आपको जहाँ तक पता होगा कि प्रतिकारक क्या होता है, घटता है, और इधर क्या होता है, प्रोडक्ट जो मेरा बनता है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो इसमें क्या होगा, माइनस लगेगा, और इसमें क्या होगा, प्लस लगेगा। तो चलिए निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए कुछ नहीं करना है, डी यानी दर बराबर डी कॉन्सेंट्रेशन बाय ए कॉन्सेंट्रेशन बट्टे dt। dt यहाँ क्या होगा, प्रतिकारक की सांद्रता क्या होती है, घटती है ना, तो इसलिए इसमें क्या होगा, माइनस बराबर माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन बी बट्टे dt। ठीक है, प्रोडक्ट मेरा क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, बढ़ता है, इसलिए उसमें क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन सी बट्टे डी टी इजकल टू प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन डी बट्टे डी टी। तो यही मेरा क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। ये चीज़ समझ गए तो आप निकाल सकते हैं। यानी प्रतिकारक मेरा क्या होता है, प्रतिकारक जो घटता है इसमें माइनस लगेगा। ठीक है, और सेम चीज़ आपको करते चल जाना है। ठीक है, और प्रतिफल क्या होता है, बढ़ता है, इसलिए उसमें क्या लगा है, प्लस लगा है। समझ में आ गया। डी कॉन्सेंट्रेशन इसको कहते हैं सांद्रण। ठीक है, ई जो होता है इसको कहते हैं सांद्रण, सांद्रण। ठीक है, इसको कहते हैं सांद्रण। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए एक समीकरण और लेते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इजी, सेकेंड इजी करके देखते हैं। सेकेंड इजी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए एक जल के बीच करते हैं, H2 प्लस O2। प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा, H2O, H2O बनेगा। तो इसको संतुलित करते हैं, H2O। ठीक है, H2
O2। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं ना। H2 H4 हो गया, इधर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए संतुलित है H2O। अब देखिए इसका दर निकालते हैं, यहाँ क्या आ गया है, 2 कितना, 2 है। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन H2 बटे dt। ठीक है, फिर देखिए क्या आएगा यहाँ, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन O2 बाय dt। अब मेरा क्या प्राप्त हुआ प्रोडक्ट में, उत्प्रेरक में, डी कॉन्सेंट्रेशन प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा यहाँ, H2O बट्टे dt। ठीक है, समझ में आ गया। यही चीज आपको क्या रहेगा, हो सकता है 1 नंबर में आप लोग को पूछा जाए, ये भी आए है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपको 2 नंबर में और 5 नंबर में और 1 नंबर में ये एग्जाम में पूछता है, तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, और जैसा कि आप लोग को पता है कि अगर एग्जाम में समीकरण दिया हुआ हो, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन भी दिया हुआ हो, उसमें से आपको चूज करना है। तो सही रिएक्शन क्या होगा, बस सीधा सा आपको याद रखना है। आपको क्या होगा, रिएक्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, समीकरण दिया हुआ रहेगा, तो आपको क्या करना, बनाने के लिए कुछ नहीं करना, डी कॉन्सेंट्रेशन जो भी हो आपका प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के साथ क्या करना, डी कॉन्सेंट्रेशन बाय dt कर देना है। आराम से इसी टाइप से बना देना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या खोजना है, प्रतिकारक क्या होगा, माइनस होगा, प्रतिफल क्या होगा मेरा, प्लस होगा। एरो के इस पार जो होगा प्लस होगा और एरो के इस पार जो होगा वह माइनस होगा। ठीक है, बस इस चीज पर ध्यान देना है, आपका 1 नंबर 2 नंबर दोनों सही होगा। ठीक है, अगर नहीं तो चलिए एक और समीकरण लेते हैं हम लोग। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, एक और लेके आपको बताते हैं। अमोनिया का देखिए, अमोनिया का निकाल के देखते हैं। चलिए इजी नंबर 3 देखते हैं हम लोग। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया होता है तो क्या चीज का निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। तो चलिए अभिक्रिया करते हैं, N2 समीकरण बनाते हैं, N2 प्लस H2 प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा, NH3। ठीक है, तो इसको संतुलित पहले करते हैं। संतुलित करने के लिए H3 है, इसको 3 से गुना करते हैं, इसको 2 से गुना करते हैं। देखिए मेरा प्रोडक्ट संतुलित है। तो चलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। बस आप लोग को क्या बताए थे, प्रतिकारक जो होता है उसमें माइनस होता है, ठीक है, प्रतिफल में प्लस होता है, और बाकी सब क्या करना, यही सब प्रोसेस करना, डी कॉन्सेंट्रेशन वाला। तो चलिए क्या आ जाएगा, दर बराबर क्या आएगा यहाँ, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन N2 बट्टे dt। ठीक है, बराबर यहाँ क्या होगा, माइनस 1/3 H2, यानी यहाँ भी डी आएगा, कॉन्सेंट्रेशन बट्टे dt इजकल टू यहाँ क्या आएगा, आप उत्प्रेरक, ठीक है, यानी प्रतिफल मेरा क्या बनता है, प्लस में होता है। ठीक है, यानी क्या होता है, सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। प्लस 1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन NH3 अमोनिया बट्टे dt। देखिए समझ में आ गया रेट ऑफ रिएक्शन, एकदम इजी है, एकदम बढ़िया से समझ जाइए तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते, किसी भी प्रकार का हो। सीधा याद रखना है, प्रतिकारक जो होगा उसमें माइनस लगेगा, प्रतिफल जो होगा वो उसमें प्लस लगेगा। बस कॉन्सेंट्रेशन कर देना है, बस आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं वेग नियम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेग नियम। ठीक है, आज का क्लास एकदम वंडरफुल होने वाला है, छोड़ना नहीं है किसी को। चलिए रेट लॉ देखते हैं, यानी वेग नियम देखते हैं। डिफिनेशन क्या कह रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रतिकारक का
सीधा सांद्रता का समानुपाती होती है, जिसे रेट लॉ कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, ठीक है। 1 सेकेंड में याद होगा, अभी ये याद करते हैं इसको। चलिए याद कीजिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रतिकारक का सीधा सांद्रता का समानुपाती होती है, जिसे क्या कहते हैं, रेट ऑफ लॉ कहते हैं, ठीक है, यानी वेग नियम कहते हैं। तो चलिए वेग नियम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वेग नियम निकालने का ट्रिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में 2 से 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो वो भी एक समीकरण में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। समीकरण के माध्यम से चलिए निकालते हैं उसको, कैसे निकाला जाता है। चलिए निकालते हैं हम लोग रेट लॉ। तो चलिए आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र से ही क्या होगा, हम लोग रेट लॉ निकालेंगे। तो पहले जानते हैं वेग का, देखते हैं बीमीय सूत्र, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो वेग या दर का बीमीय सूत्र होता है मोल लीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, मोल प्रति लीटर और प्रति सेकंड होता है, ठीक है, बीमीय सूत्र। वही देखिए सांद्रण का क्या होता है, सांद्रण हरदम हमेशा क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा। यही है सांद्रण, जो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कर रहे थे किसमें, रेट ऑफ रिएक्शन में जो कर रहे थे, अभिक्रिया की दर में या वेग में, यही क्या था, कॉन्सेंट्रेशन था, यानी सांद्रण था हमारा। तो इसका क्या होता है, इसका बीमीय सूत्र होता है मोल प्रति लीटर, ठीक है, मोल प्रति लीटर। और वेग या दर का क्या होता है, मोल लीटर प्रति सेकेंड। ये फार्मूला याद रखिएगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, रेट लॉ निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो रेट लॉ आपसे नहीं निकलेगा, ठीक है, बस छोटा सा है। एक में क्या होगा, प्रति सेकेंड होगा, जो वेग या दर होगा उसमें प्रति सेकेंड होगा, और सांद्रण जो होगा वहां पे प्रति लीटर होगा, प्रति सेकेंड नहीं होगा। इस चीज को याद रखना है, बस निकल जाएगा आपसे, ठीक है। एक नोट्स में इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समीकरण लेके दिखाते हैं इजी में। इजी तो आपको पता होगा इसको क्या कहते हैं, प्रतिकारक। इसको क्या कहते हैं, प्रतिफल। तो डिफिनेशन मेरा क्या कह रहा था, डिफिनेशन से देखिए, डिफिनेशन से ही आप इजी निकाल सकते। तो डिफिनेशन देखिए, डिफिनेशन क्या था रेट लॉ का, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रतिकारक का सीधा सांद्रण का सीधा समानुपाती होती है। प्रतिकारक जो होता है, यानी प्रतिकारक, इसका जो सीधा जो सांद्रण होगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, इसी का सीधा समानुपाती क्या कहलाता है, रेट लॉ कहलाता है। प्रतिकारक क्या होता है मेरा, कॉन्सेंट्रेशन करता है, यानी सांद्रण करता है। तो कॉन्सेंट्रेशन का देखिए सिंबल ये होता है, सांद्रण करने का ये होता है। तो चलिए निकालते हैं, वेग यानी दर, वेग हो या दर लिखिए कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए वेग लिखे, तो वेग किसका कॉन्सेंट्रेशन करेगा, इसका करेगा ना। तो कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका क्या होता है, इसका क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन सांद्रण, सांद्रण ये कर रहा है ना, कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल ये होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन बाय ए कॉन्सेंट्रेशन बाय बी, यानी प्रतिकारक से आपका प्रतिफल में क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है, हमको उससे नहीं मतलब है। समीकरण संतुलित है या नहीं भी है, तो हमको किससे चलना है, प्रतिकारक से लेन देन करना है। डिफिनेशन आपका एकदम कह रहा है, वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण जो होता है प्रतिकारक का सीधा समानुपाती होता है। किसका, प्रतिकारक का होता है। नहीं सो तो नहीं बोल रहा है प्रतिफल का, हमें किसका निकालना है, प्रतिकारक का निकालना है। तो प्रतिकारक निकाल लिए, जहां के क्या है, एक कांस्टेंट है। के क्या है मेरा, चूंकि के एक वेग स्थिरांक है, के क्या है, वेग स्थिरांक है। अब देखिए वेग स्थिरांक कहां से आएगा, यहां आ जाएगा वेग बराबर के सांद्रण, ये जो है कॉन्सेंट्रेशन, इसी को के बोलते हैं, यानी वेग स्थिरांक बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। ए कॉन्सेंट्रेशन बाय बी कॉन्सेंट्रेशन, समझ में आ गया।
इसी का आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आप मेरा करने का उद्देश्य ये था कि आपको ये समझाने का था कि अगर आपको कोई भी समीकरण मिलेगा इस रूप में बैठा दीजिएगा, बस डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर नहीं तो लंबा प्रोसेस करना है तो इस टाइप से आपको करना पड़ेगा। तो चलिए इजी के माध्यम से हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। तो एक समीकरण लेते हैं, चलिए नाइट्रोजन ही लेते हैं, N2 प्लस H2 NH3 2 3। ठीक है, समीकरण ले लिए। अब देखिए इस समीकरण को हमें क्या करना है, रेट लॉ निकालना है। तो रेट लॉ निकालने के लिए आपको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, तब हुआ। नहीं तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, वेग बराबर कर सकते हैं। अगर वेग बराबर करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, वेग बराबर कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं के कॉन्सेंट्रेशन, क्या चीज N2, यहाँ क्या हो जाएगा H3, यहाँ क्या होगा H3। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, ये जो 3 जो है ये पावर हो जाता है, यानी घात होता है मेरा, ये पावर घात हो गया। इस साइड में जो भी होगा पावर घात हो जाएगा, और इसके अंदर जो है सो ऑटोमेटिक इसके अंदर घात जाएगा। ठीक है, घात में है। तो चलिए आगे और करते हैं हम लोग। आपको समीकरण दिया हुआ रहेगा, आपको बोलेगा एग्जाम में वेग स्थिरांक की इकाई निकालिए। ठीक है, आपको एग्जाम में बोलेगा वेग स्थिरांक की इकाई निकालिए, तो आपको क्या निकालना है, रेट लॉ के ही प्रोसेस से चलना है। ठीक है, तो चलिए वेग इकाई देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, वेग इकाई बराबर वेग स्थिरांक की इकाई बराबर होता है वेग बट्टे क्या आएगा यहाँ, सांद्रण। ठीक है, तो आप देखिए इस फॉर्मूला के अनुसार सांद्रण मेरा क्या है, ये है कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रण है। तो आप क्या कीजिए, इसको इस रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो के बराबर ऊपर क्या आ जाएगा, वेग आएगा, बट्टे यहाँ क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन N2 H2 कॉन्सेंट्रेशन बाय 3। यहाँ तक समझ में आ गया। इस रूप में इसको व्यवस्थित कर दिया, यानी सांद्रण मेरा ये है, देख रहे ये सांद्रण का काम कर रहा है। चलिए वेग सांद्रण का काम कर रहा है ये। ठीक है, तो ये मेरा इस रूप में आ गया। अब इसी से हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो के बराबर वेग बराबर फॉर्मूला क्या लिखाए थे आपको, वेग बराबर क्या होता है, मोल लीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला, मोल लीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और सांद्रण बराबर क्या होता है, आप देखिए कुछ सोच रहे हैं सर सांद्रण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मोल लीटर प्रति सेकेंड ब्रैकेट क्या होता है, फिर क्या होगा सांद्रण। तो सांद्रण बराबर क्या होगा, मोल लीटर प्रति सेकेंड का क्यूब। अब देखिए कुछ सोचेंगे सर ये क्या आ गया, आप देखिए बताते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, वेग या दर बराबर मोल लीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब देखिए आपका क्या कह रहा है निकालने के लिए, वेग स्थिरांक की इकाई बोल रहा है निकालने। तो वेग फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पे बैठा है, तो वेग बराबर मोल लीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, सांद्रण। ये जो मेरा है सांद्रण का काम कर रहा है, ये एक सांद्रण, ये दूसरा सांद्रण, ये क्या है बीच में गुना का चिन्ह है। तो सेम चीज हम लोग यहाँ भी किए हैं। देखिए वेग बराबर फॉर्मूला लिख दिए मोल लीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और देखिए सांद्रण बराबर मोल लीटर प्रति सेकेंड नहीं हो प्रति लीटर। यहाँ देखिए मोल लीटर प्रति लीटर। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रति लीटर आ गया, कुछ नहीं, बस सिर्फ बैठा दिए। जहाँ नाइट्रोजन था ये किस चीज का काम कर रहा था, सांद्रण का काम कर रहा था। जहाँ हाइड्रोजन था ये भी सांद्रण का काम कर रहा था, सांद्रण कर दिए, क्यों कर दिए, बस कुछ नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं, बस ये चीज समझ गए तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, यहां भी क्या हो जाएगा, मोल होगा प्रति लीटर। अब देखिए इसको इससे क्या होगा, गुना कर दीजिए, गुना होगा, क्यू है, क्यू हो जाएगा, यहाँ क्या होगा मोल का क्यू, यहाँ क्या होगा
प्रति लीटर का क्यू। अब देखिए मोल लीटर और मोल लीटर, मोल लीटर ऊपर में भी है, मोल लीटर नीचे में भी है, कट जाएगा, कटेगा, मोल लीटर काट दीजिए, ऊपर क्या बचा प्रति सेकेंड, यहाँ क्या बचा प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड बचा। अब देखिए, अब ये देखिए मोल लीटर यहाँ क्या आ गया, मोल का क्यू, अब प्रति लीटर का क्यू। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं। आपको बताया गया था फॉर्मूला में, घातांक करने का फॉर्मूला याद कीजिए, इससे पहले बताए थे आप लोग को। क्या होता है, लॉग m बट्टे n बराबर क्या होता है, लॉग m माइनस n। चिन्ह में क्या होता है, चेंजिंग होता है। अगर प्लस में रहता ऊपर माइनस होगा, माइनस में रहता तो ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा। तो ये देखिए क्या है, माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा। ये फॉर्मूला लिखिएगा नहीं, अगर लिख दीजिएगा तो और बेटर है, एग्जामिनर समझेगा कि आप बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, मोल लीटर, यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, क्यू। यहाँ देखिए ये प्लस हो जाएगा, चिन्ह में चेंजिंग होगा, जो प्लस में वो माइनस होगा, जो माइनस में वो प्लस में, और प्रति सेकेंड का प्रति सेकेंड। यही मेरा क्या हो गया आंसर। वेग स्थिरांक की इकाई का मान आ गया, आ गया, समझ में आया, समझ में आ गया। देखिए आपको थोड़ा सा समझना है, कुछ नहीं करना है। देखिए जो आप देखिए नहीं समझे होंगे, एक बार देखिए रिवीजन कर देते हैं। वेग या दर बराबर फॉर्मूला होता है मोल लीटर प्रति सेकेंड, सांद्रण बराबर होता है, सांद्रण का सिंबल देखिए ये होता है, कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए सांद्रण का ये होता है, जिसका फॉर्मूला होता है मोल लीटर प्रति सेकेंड प्रति लीटर। अब देखिए यहाँ देखिए एक समीकरण लिए थे, हम इसका भी निकाल सकते थे, लेकिन इसका निकालने से कोई फायदा नहीं था, कुछ नहीं होता, इसका मान ज्यों का त्यों ही आ जाता। ठीक है, तो एक समीकरण लिए N2 प्लस H2 का समीकरण लिए, इसको क्या किए, सांद्रण में बदले, पहले कॉन्सेंट्रेशन के सांद्रण बदले, तो K बराबर N2, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन सांद्रण करके कॉन्सेंट्रेशन बाई Q कर दिए। जो पावर जो भी होगा समीकरण में, इस साइड का जो भी होगा वो सभी घात हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक Q का रूप ले लेता है, घात हो जाएगा। तो पावर घात इसी को कहते हैं ना, मैथ वाले स्टूडेंट तो एकदम अच्छा से पढ़े होंगे। तो आप क्या निकालते हैं, तो वेग स्थिरांक की इकाई, समीकरण दिया हुआ रहेगा, कहेगा वेग स्थिरांक की इकाई निकालो, तो आपको इसी टाइप से निकालना। अगर बोलेगा रेट लॉ निकाले तो आपको इसी टाइप से निकालना है। ठीक है, तो क्या किए, के बराबर वेग बट्टे सांद्रण फॉर्मूला होता है, तो के बराबर वेग बट्टे सांद्रण, सांद्रण मेरा ये था, सांद्रण का मान लिख दिए। देखिए अब देखिए वेग बराबर फॉर्मूला क्या आता है, मोल लीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, सांद्रण बराबर फॉर्मूला क्या आता है, मोल लीटर प्रति लीटर होता है। और यहाँ भी देखिए मोल लीटर प्रति लीटर का क्यू था, जो भी अंदर जो प्रोडक्ट था वो किस चीज में बदल गया, सांद्रण में बदल गया, सांद्रण में बदला। मोल लीटर प्रति सेकेंड, मोल लीटर प्रति सेकेंड कट गया, ऊपर क्या बचा, सेकेंड, यहाँ भी सेकेंड। और ये जो था आपको बता दिए थे, घातांक करने में क्या होता है, जो प्लस में होता है वो माइनस में होता है। इस फॉर्मूला के अनुसार ये क्या था, भाग में था, ऊपर चल गया, गुना में चल गया तो जुट गया, तो मोल क्या हो गया, मोल माइनस क्यू प्रति लीटर का क्यू प्रति सेकेंड। यही मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, ठीक है। देखिए एकदम ईजी है, एक बार बढ़िया से देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, एकदम तोड़ के बताया गया, कोई भी आपको ऐसे नहीं बताएगा, इतना शॉर्ट में बताया गया। एक बात का और ध्यान दीजिएगा, जो कि रेट लॉ देख लिए कैसे निकलता है, रेट लॉ निकलता है समीकरण मोल लीटर प्रति सेकेंड वाला निकलता है, याद रखिएगा। ठीक है, और जो आपका जो क्या निकलता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो आता है, तो वो आपका क्या निकलता है, उस रूप में स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूजन कर जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, एकदम बढ़िया से देख लीजिए रेट रिएक्शन कैसे निकलता है और रेट ऑफ लॉ कैसे निकलता है। ठीक है, एग्जाम में कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। ठीक है, बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूजन कर जाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ लॉ निकाल देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लॉ को रिएक्शन में बदल देते हैं, वैसा नहीं करना है। ठीक है, और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें। ठीक है, हम लोग बहुत जल्द 10th का क्लास स्टार्ट करने वाले, 10th के जो भी बच्चे होंगे, स्टूडेंट होंगे जो पढ़ना चाहते हैं बाबू, वो क्या कर सकते हैं, उन सभी को जानकारी दें, चैनल के बारे में बताएं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को जोड़ें, तो जिससे हम लोग भी क्या मोटिव हो। ठीक है, तो हम लोग भी अपना क्या करें, पूरा पावर लगाएं आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए।
तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए और पढ़ने में बाबू पूरा ध्यान दीजिए। जब इतना पूरा बढ़िया से बताया जाता है, नंबर इस बार भी हम लोग का क्या आना चाहिए, अच्छा आना चाहिए, आप लोग का रिजल्ट बेटर आना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, फिजिक्स के क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।